स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि 27 फरवरी को जो रीट का एग्जाम है उसके तहत हमने जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी स्टार्ट कर रखी है उसका आज 60वां भाग है और इसमें हमने जो अधिगम से संबंधित 30% इसके अंदर शामिल किए हैं। इसके बाद में हमारी एक यूनिट और है जो हमारी जो RT वगैरह की हैं उससे संबंधित बचा है और बाकी सब हमने जो पिछली क्लासें हुई है उनमें हमने जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आर के विद एजुकेशन, तो आप उसको जाके सर्च कर सकते हो या लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दे। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न एक दे रखा है कि पारितोषिक यानी कि इनाम तथा दंड के माध्यम से सीखना किस प्रकार का अधिगम है। ऑप्शन एक दे रखा है इसका, ऑप्शन एक है इसका प्रेक्षणात्मक अधिगम, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक अधिगम, ऑप्शन 2 दे रखा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन 3 दे रखा है शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना, ये जो बातें की है ये की है। पारितोषिक मतलब पुनर्बलन, ये सब किससे चीज़ें हैं, पुनर्बलन से संबंधित है। दंड भी एक तरह का पुनर्बलन होता है, सकारात्मक नकारात्मक प्रकार के। तो ये जो हैं ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 6, इसका सही आंसर रहेगा। और क्रिया प्रसूत जो अधिगम का जो सिद्धांत है ये जो दिया है, ये दिया है स्किनर ने। किसने दिया है? स्किनर ने सिद्धांत दिया है। और इसको एक तो बोलते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। एक इसको बोला जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और इसमें जो प्रयोग किया है उसका जो मनोवैज्ञानिक है वो है स्किनर। और स्किनर ने जो प्रयोग किए हैं वो किए हैं चूहे पर और कबूतर पर। किस पर किया है? चूहे पर और कबूतर पर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C, इसका सही आंसर रहेगा। और इसके अंदर जो पुनर्बलन की जो बात की गई है तो इसके अंदर 2 प्रकार के पुनर्बलन इन्होंने बताए हैं। तो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो है सकारात्मक पुनर्बलन और एक है नकारात्मक पुनर्बलन। दोनों प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन भी होता है और सकारात्मक पुनर्बलन भी होता है। सकारात्मक को भी इन्होंने प्राथमिक में और द्वितीयक में 2 प्रकार के बांट दिया है। जो सकारात्मक प्राथमिक जो पुनर्बलन है वो जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे कि भूख हुई, प्यास हुई, भोजन हुए, मलमूत्र त्याग, ये जो है ये प्राथमिक पुनर्बलन के अंदर है। और सकारात्मक द्वितीयक जो पुनर्बलन है उसके अंदर है धन हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, मान सम्मान हो गया, प्रशंसा हो गया। यानी सकारात्मक पुनर्बलन को भी इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 2 में बांटा है। एक तो प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन और एक द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन। और नकारात्मक पुनर्बलन जैसे कि जिनको हटाने से अनुक्रिया को बढ़ाने में वृद्धि करते हैं, जैसे कि तेज धूप से बचने के लिए चश्मे का पहन लेना, या दुखदायी ठंड से बचने के लिए व्यक्ति के द्वारा ऊनी कपड़े पहनता है, लकड़ी जलाता है। ये जो है ये नकारात्मक पुनर्बलन है। यानी कि अवांछित क्रिया को हटाकर जो मूल अनुक्रिया है उसको बढ़ाने में ये करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो C आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या महत्व है। ऑप्शन 1 दे रखा है ये सीखने की गति को बढ़ाती है, ऑप्शन 2 दे रखा है ये सीखने की गति को बाधित करती है, ऑप्शन C दे रखा है इसका ये सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ऑप्शन D दे रखा है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन A दे रखा है इसका अनुत्तरित प्रश्न। तो सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या महत्व है? तो हमने अभी प्रेरणा का जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर जो परिभाषा है कि अभी की प्रेरणा किसी भी कार्य को करने, उसे गति प्रदान करने और नियंत्रित करने की क्या होती है, एक तरीका का साधन होता है। तो ये सीखने की गति को क्या करती है? बढ़ाती है। तो A आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम का अर्थ है। ऑप्शन 1 दे रखा है अनुभव से सीखना, ऑप्शन 2 दे रखा है दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रयोग के माध्यम से सीखना, ऑप्शन 4 दे रखा है स्वयं के प्रयासों से सीखना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम जो है वो है दूसरों के अनुभव को, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर B, इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। और ये जो सिद्धांत है प्रेक्षणात्मक अधिगम ये है अल्बर्ट बांडुरा का। किसका है ये? अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक सिद्धांत, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक सिद्धांत इसको बोला जाता है। और इनके भी 2 सहयोगी थे, एक तो है रोस और एक है वाल्टर। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं रोस और वाल्टर के संबंधित। इन्होंने एक जो प्रयोग किया था एक बड़े से गुड्डे पर किया था जिसको इन्होंने बोबो डोल के नाम से इन्होंने उसको पुकारा है, बोबो डोल इसके नाम से इसको पुकारा जाता है। और इनका जो सिद्धांत है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इस सिद्धांत को जाना जाता है, इस सिद्धांत को एक तो सामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। एक तो इसको जाना जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, एक इसको जाना जाता है अप्रत्यक्ष यानी लेटेंट थ्योरी, अप्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक है इसको निरीक्षणात्मक अधिगम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इस प्रकार के अधिगम के जो सिद्धांत है ये जो दिया है अल्बर्ट बांडुरा ने। और इसके अंदर 3-4 जो शब्द हैं वो इसके अंदर देखने को मिलता है। एक तो अनुकरण यानी दूसरों के व्यवहार को देखकर व्यवहार का अनुकरण करके सीखना, एक है सामाजिक अधिगम समाज में हो रहे
व्यवहार को देखकर सीखना। एक है तीसरा प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब दूसरों के व्यवहार का निरीक्षण करके अपने व्यवहार में उसको उतारना। और एक है मॉडलिंग। ये जो शब्द हैं ये सामाजिक अधिगम से संबंधित है। किसी चिर प्रतिष्ठित मॉडल या जैसे कुछ लोगों के अपने मॉडल होते हैं, जैसे वो उनको अपना आदर्श मानते हैं तो उनको वे जैसा करते हैं वैसा ही वे उनको देखकर करने की कोशिश करते हैं, इसको बोला जाता है मॉडलिंग। इसको क्या बोला जाता है? मॉडलिंग इसको बोला जाता है। और इसके अंदर जो अल्बर्ट बांडुरा हैं उन्होंने 4 इसके अंदर प्रमुख तत्व बताए। कितने प्रमुख तत्व बताएं? 4 प्रमुख तत्व बताएं। उसमें है अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। ये आपको क्रम से याद होने चाहिए चारों ही, अवधान, स्मृति, अनुकरण और प्रेरणा। तो ये क्रम से जरूरी है इनको याद करना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना क्या है? प्रेक्षणात्मक अधिगम है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इवान पावलोव, ऑप्शन 1 दे रखा है BF स्किनर, ऑप्शन 2 दे रखा है इवान पावलोव, ऑप्शन 3 दे रखा है जॉन वाटसन, ऑप्शन 4 दे रखा है अल्बर्ट बांडुरा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो अल्बर्ट बांडुरा का तो जो सिद्धांत है वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। और BF स्किनर का जो सिद्धांत है वो है क्रियाप्रसूत अधिगम सिद्धांत है, क्रियाप्रसूत अधिगम सिद्धांत। और इवान पावलोव का है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो किस पर आधारित है? प्रतिवर्ती क्रियाओं पर आधारित है। किस पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं पर यह आधारित है। और इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। तो इसको जो जाना जाता है और भी इसके कई नाम है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो इसको जो जाना जाता है, एक तो अनानुबंधित जो क्रियाएं होती है उनको भी इसका नाम से, उसका भी एक तो है ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। एक इसे जाना जाता है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। और एक इसे जाना जाता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से। शिक्षा जगत में सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो इसको किया गया था, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इसको बोला जाता है। और जो ये क्या नाम से इवान जो पावलोव है ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये एक पशु वैज्ञानिक थे। क्या थे? पशु वैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो 1904 में इन्हें चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है इनको। और इनका जो सिद्धांत है इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर। क्या क्या वो प्रयोग है वो हम जो अगले जो प्रश्न आएंगे उसके अंदर हम इसे पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा शास्त्रीय अनुबंधन के जो सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो है इवान पावलोव। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, सकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यवहार को कम करना, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यवहार को बढ़ाना, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यवहार को समाप्त करना, ऑप्शन जो 4 दे रखा है व्यवहार को स्थिर रखना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। पुनर्बलन सकारात्मक हो या नकारात्मक हो वो दोनों ही क्या बढ़ाएंगे? अनुक्रिया को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? अनुक्रिया को बढ़ाएंगे। बस नकारात्मक पुनर्बलन क्या है कि अवांछित जो तत्व होते हैं उनको हटा देता है और जो अनुक्रिया है उसको बढ़ाने में वृद्धि करता है। तो सकारात्मक पुनर्बलन का जो उद्देश्य है वह है व्यवहार को बढ़ाना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है अवांछित व्यवहार को दंडित करना, ऑप्शन 1 दे रखा है अवांछित उत्तेजना को हटाकर व्यवहार को बढ़ाना, ऑप्शन 3 दे रखा है सकारात्मक उत्तेजना प्रदान करना, ऑप्शन 4 दे रखा है इसका व्यवहार को अनदेखा करना, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है अवांछित उत्तेजना को हटाकर व्यवहार को बढ़ाना, अवांछित व्यवहार को बढ़ाकर अवांछित उत्तेजना को हटाकर व्यवहार को बढ़ाना। जैसे इसमें एग्जाम्पल जो दे रखे हैं किताबों के अंदर वो दे रखा है, तेज धूप से बचने के लिए चश्मा पहन लेना, ये भी किसका उदाहरण है? नकारात्मक पुनर्बलन का। तेज धूप से बचने के लिए चश्मा पहन लेना, दुखदायी ठंड से बचने के लिए व्यक्ति द्वारा ऊनी कपड़े पहनना या लकड़ी जलाना। तो दंड और ऋणात्मक पुनर्बलन, दंड क्या है? ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं है। दंड को किस में नहीं रखते हम? ऋणात्मक पुनर्बलन में नहीं रखते, क्योंकि दंड का उपयोग किसी भी अनुक्रिया को क्या करता है? कम करता है, जबकि ऋणात्मक जो प्रबलन है ये उसको हटा देता है और अनुक्रिया को बढ़ाता है। जैसे डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, जैसे डांट से बचने के लिए किसी बच्चे के द्वारा क्या करना? गृह कार्य करना डांट से बचने के लिए, स्कूल समय पर जाना, ये सब क्या है? ये एक ऋणात्मक पुनर्बलन में है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, संज्ञानात्मक अधिगम का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन 3 दे रखा है शारीरिक गतिविधियां, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक संपर्क, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संज्ञानात्मक अधिगम का जो मुख्य फोकस है वो है मानसिक प्रक्रियाएं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। संज्ञानात्मक जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो सबसे पहले बताया वो है जीन पियाजे। संज्ञानात्मक मानसिक विकास के बारे में बताया जीन पियाजे ने। तो बी आंसर इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा मानसिक प्रक्रियाएं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, अधिगम अक्षमता का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है सीखने में अस्थायी कठिनाई, ऑप्शन 2 दे रखा है
सीखने में स्थायी कठिनाई ऑप्शन 4 दे रखा है, सीखने में कोई कठिनाई नहीं ऑप्शन 4 दे रखा है, सीखने में रुचि की कमी ऑप्शन 5 दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न। तो अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, इसको हमने पिछले जो भाग है उनमें किया था, और इसका जो अर्थ है वो है सीखने में स्थायी कठिनाई, और ये किससे संबंधित होती है, नर्वस सिस्टम से संबंधित होती है। तो ब आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसके अंदर हमने डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, ये जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या है, अधिगम अक्षमता है। तो सीखने में स्थायी कठिनाई जो होती है उसको अधिगम अक्षमता कहते हैं। बी आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचना, ऑप्शन 2 दे रखा है दूसरों के विचारों को समझना, ऑप्शन 3 दे रखा है ज्ञान का संचय करना, ऑप्शन 4 दे रखा है व्यवहार का निरीक्षण करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मेटाकॉग्निशन का जो अर्थ है वो है सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन 1 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 2 दे रखा है अल्बर्ट बांडुरा, ऑप्शन 3 दे रखा है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन 4 दे रखा है BF स्किनर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मैंने आपको बता दिया। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो प्रवर्तक है वो है अल्बर्ट बांडुरा, और इनके जो सहयोगी हैं उनका नाम है रोस और वाल्टर। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं, रोस और वाल्टर। और जो अल्बर्ट बांडुरा का जो संबंध है वो है कनाडा से। कहाँ से हैं, कनाडा से इनका संबंध है, और इसके अंदर इनके सहयोगकर्ता हो गए रोस और वाल्टर। और इन्होंने जो प्रयोग किया है वो प्रयोग के अंदर इन्होंने पांच तत्व हैं उनको बताया। तो एक तो है 4 तत्वों को बताया, एक तो इसके अंदर है अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। इन सभी के बारे में इन्होंने चर्चा की है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। ऑप्शन 1 दे रखा है इसका जीन पियाजे, ऑप्शन 2 दे रखा है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन 3 दे रखा है अल्बर्ट बांडुरा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो ZPD की अवधारणा जो प्रस्तुत की है वो लेव वाइगोत्स्की ने की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। जैसे कोई बच्चा है, ये बच्चा है हमारे पास में, तो बच्चा जो अपना ज्ञान यहाँ तक अपना ज्ञान है बच्चे का, और दूसरा जो व्यक्ति है उसका ज्ञान कहाँ तक है, यहाँ तक है। मान लो ये कोई व्यक्ति है, यानी इसको बोला जाता है जो अपने से अधिक ज्ञान रखता है उसको बोला जाता है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो बालक के ज्ञान में और इस व्यक्ति के ज्ञान में जो अंतर है वो उसको बोला जाएगा ZPD। क्या बोला जाएगा, उसको ZPD बोला जाएगा। और यदि कोई मोर नॉलेजेबल अदर्स उसकी हेल्प करता है तो उसको बोला जाता है इसके फोल्डिंग। क्या बोला जाता है उसको, इसके फोल्डिंग उसको बोला जाता है। यानी कि इसके फोल्डिंग का हमारी भाषा में मतलब जाने तो हेल्प एक तरह की हेल्प, यानी ज्ञान को सिखाने के लिए जो दूसरे के अनुभव काम में आते हैं उसको इसके फोल्डिंग या इसको पाड़ बोला जाता है या इसको मचान बोला जाता है। ढांचा भी इसको कई जगह पे लिखा हुआ मिला है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ब, इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन 1 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 2 दे रखा है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन 2 दे रखा है अल्बर्ट बांडुरा, ऑप्शन 3 दे रखा है BF स्किनर, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो BF स्किनर का तो कौन सा सिद्धांत है, BF स्किनर का है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा का हो गया सामाजिक अधिगम सिद्धांत, और लेव वाइगोत्स्की का है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिकवाद सिद्धांत। और जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और इसमें इन्होंने 4 चरण इसके अंदर बताया। जो पहला बताया वो बताया है संवेदी गामक अवस्था, और दूसरा जो बताया वो बताया इन्होंने प्री ऑपरेशनल, यानी कि प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं हिंदी में। तीसरा इन्होंने बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी जो बताई है इन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है और जीन पियाजे ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है 1, ऑप्शन 2 दे रखा है 2, ऑप्शन 3 दे रखा है 3, ऑप्शन 4 दे रखा है 4, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होती है आंतरिक प्रेरणा और एक होती है बाह्य प्रेरणा। क्या होती है, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा, 2 प्रकार की प्रेरणा होती है। सही आंसर हो जाएगा, एक आंसर सही आंसर रहेगा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब है जब कोई भी कार्य अपनी स्वयं की इच्छा से स्वयं के आनंद के लिए किया जाए, तो वो तो होता है आंतरिक प्रेरणा के अंदर। बाह्य प्रेरणा जैसे किसी भी चीज़ को देखकर या किसी चीज़ के लालच में आकर या किसी चीज़ को प्राप्त करने के उद्देश्य से अगर हम किस कार्य करते हैं तो हो जाएगी बाह्य प्रेरणा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा 2। ऑप्शन नंबर 2 आंसर इसका सही हो जाएगा। 2 प्रकार की प्रेरणा होती है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन 1 दे रखा है पुरस्कार के लिए पढ़ना, ऑप्शन 2 दे रखा है ज्ञान के लिए पढ़ना, ऑप्शन 3 दे रखा है दूसरों के दबाव में पढ़ना, ऑप्शन 4 दे रखा है परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आंतरिक प्रेरणा का जो उदाहरण है, पुरस्कार के लिए पढ़ना नहीं है, दूसरों के दबाव में पढ़ना नहीं है, और परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना नहीं है। ये तीनों जो उदाहरण है ये तो हैं बाह्य अभिप्रेरणा। किसके हैं, बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है। किसके हैं उदाहरण, अब बाह्य अभिप्रेरणा के। और ज्ञान के लिए पढ़ना यह है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। तो बी आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा,
बाह्य प्रेरणा का अर्थ है ऑप्शन 1 दे रखा है आंतरिक संतुष्टि के लिए कार्य करना, ऑप्शन 2 दे रखा है बाहरी पुरस्कार या दंड के लिए कार्य करना, ऑप्शन 3 दे रखा है बिना किसी उद्देश्य के कार्य करना, ऑप्शन 4 दे रखा है स्वेच्छा से कार्य करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो बाह्य आंतरिक संतुष्टि के लिए कार्य करना ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा हो गया, बिना किसी उद्देश्य के कार्य करना ये भी आंतरिक प्रेरणा हो गया, स्वेच्छा से कार्य करना ये भी क्या हो गया, आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित हो गया। और बाहरी पुरस्कार या दंड के लिए कार्य करना, जैसे किसी बच्चे, कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, उसके पापा ने उसको बोला कि बेटा आप ना पास होकर दिखाओ, मैं आपको साइकिल दिला दूंगा या आपको कुछ और चीज़ दिला दूंगा। तो ये जो चीज़ें होती है बाहरी पुरस्कार या दंड के लिए कार्य करना, ये हो गया अपना बी आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अधिगम के सिद्धांत में प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है ऑप्शन 1 दे रखा है इसका थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 दे रखा है पावलो, ऑप्शन 3 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 4 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो अधिगम के सिद्धांत में प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया है थॉर्नडाइक ने। किसने किया है, थॉर्नडाइक ने। और इसे क्या क्या बोला जाता है, इसके कई नाम है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत तो इसका फेमस नाम है ही। इसके अलावा इसको SR बंद सिद्धांत भी बोलते हैं, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स बंद सिद्धांत, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसको बोला जाता है, सिद्धांत। एक इसको बोला जाता है साहचर्य सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत एक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हो गया। एक संबंधवादी सिद्धांत या संयोजनवादी सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, संबंधवादी या संयोजनवादी। एक आवर्ती का मतलब वही हो गया प्रयास बार बार में, आवर्ती सिद्धांत बोला जाता है इसको। एक चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है, चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है। और सीखने के सिद्धांतों पर ये पहली बार ये प्रयोग किया गया था और इसे प्रस्तुत किया था थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने इसके अंदर जो है 3 नियम इन्होंने बताए थे, मुख्य नियम जो इनके हैं 3 नियम है। 3 नियम कौन कौन से हैं, मुख्य 3 नियम। तो जो एक नियम है वो तो है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। इसके अंदर भी 2 हैं, उपयोग और अनुपयोग का नियम। इसके बाद में अभ्यास के नियम के बाद में दूसरा है प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। और एक है इसके अंदर तत्परता का नियम। ये 3 नियम इसके अंदर हैं। ये तो हैं प्राथमिक जो मूल जो नियम है वो है। इसके अलावा द्वितीय जो गौण नियम है वो भी है इसके अंदर। तो वो गौण नियम 5 गौण नियम है। तो उसमें कौन कौन से, एक तो भवन क्रिया नियम है, एक मानसिक स्थितियां मनोवर्ती का नियम है, एक तत्वों की समर्थता का नियम है, और एक सादृश्यता समानता का नियम है, और एक है साहचर्य का नियम। तो ये नियम जो हैं, ये नियम तो हैं उसके गुण नियम। और जो मुख्य 3 नियम है वो है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो अधिगम के सिद्धांतों में प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है वो किया है, किसने प्रस्तुत किया है, थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है वो किया है बिल्ली पर। किस पर किया है प्रयोग, इन्होंने किया है बिल्ली पर, बिल्ली पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, सकारात्मक दंड का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है व्यवहार को बढ़ाना, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यवहार को कम करना, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यवहार को स्थिर रखना, ऑप्शन 4 दे रखा है व्यवहार को अनदेखा करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो सकारात्मक दंड का उद्देश्य है व्यवहार को बढ़ाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, नकारात्मक दंड का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है अवांछित व्यवहार पर अवांछित उत्तेजना को जोड़ना, ऑप्शन 2 दे रखा है अवांछित व्यवहार पर वांछित उत्तेजना को हटाना, वांछित व्यवहार पर अवांछित उत्तेजना को जोड़ना, और वांछित व्यवहार पर वांछित उत्तेजना को हटाना। ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित पर्सन। तो नकारात्मक दंड का जो अर्थ है वो है अवांछित व्यवहार पर वांछित उत्तेजना हटाना, वांछित व्यवहार पर अवांछित उत्तेजना को जोड़ना। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अवांछित व्यवहार पर, ये अवांछित नहीं है, ये है वांछित उत्तेजना को जोड़ना। अवांछित व्यवहार पर वांछित उत्तेजना को जोड़ना, या इसे ऐसे बोला जा सकता है कि अवांछित व्यवहार को हटाकर वांछित उत्तेजना को जोड़ना, ये इसका सही आंसर रहेगा। वांछित उत्तेजना को जोड़ना, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, वांछित उत्तेजना को जोड़ना। तो इसका सही आंसर रहेगा ये वाला, अवांछित व्यवहार को हटाकर वांछित उत्तेजना को जोड़ना। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है, अधिगम की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है। ऑप्शन 1 दे रखा है ये सीखने को बाधित करती है, ऑप्शन 2 दे रखा है सीखने को प्रोत्साहित करती है, ऑप्शन 3 दे रखा है ये सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालती, ऑप्शन 4 दे रखा है ये सीखने को धीमा करती है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो प्रतिक्रिया का मतलब हो गया, यानी कि जैसे कोई बच्चा कोई काम कर रहा है और हमने उसको बीच में पुनर्बलन दे दिया, जैसे बीच में उसके कार्य पर क्या दिया हमने, प्रतिक्रिया दिया, पुनर्बलन दिया, जैसे बोल दिया शाबाश बेटा आपने सही किया, तो ये क्या करेगा, सीखने को प्रोत्साहित करेगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर अगला है, संज्ञानात्मक मानचित्रण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। ऑप्शन 1 दे रखा है टोलमैन, ऑप्शन 2 दे रखा है पावलोव, ऑप्शन 3 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 4 दे रखा है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो संज्ञानात्मक जो मानचित्र है इसकी जो क्या नाम से अवधारणा जो प्रस्तुत की है वो की है टोलमैन ने। किसने की है, टोलमैन ने इसकी अवधारणा प्रस्तुत की है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा संज्ञानात्मक मानचित्रण की जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला सिद्धांत अधिगम के किस सिद्धांत में प्रबलन की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन 1 का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन 2 क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन 3 का संज्ञानात्मक अधिगम,
ऑप्शन 4 दर का सामाजिक अधिगम, ऑप्शन 5 दर का अनुत्तरित प्रश्न। तो अधिगम के किस सिद्धांत में प्रबलन की मुख्य भूमिका होती है? तो वो है अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो ब आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में कौन से हैं? ऑप्शन 1 दर का बुद्धि, रुचि और अभ्यास, ऑप्शन 2 दर का पर्यावरण दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 दर का खेलकूद और स्वास्थ्य, ऑप्शन 4 दर का इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दर का अनुत्तरित प्रश्न। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक में बुद्धि भी है, रुचि भी है और अभ्यास भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, किसने कहा है कि अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है? ऑप्शन 1 दे रखा है वुडवर्थ, ऑप्शन 2 दे रखा है पावलोव, ऑप्शन 3 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 4 दे रखा है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो परिभाषा है, कभी कभी एग्जाम में परिभाषा भी पूछी जाती है। तो ये जो परिभाषा दी गई है कि व्यवहार में क्या, अधिगम व्यवहार में क्या है? स्थायी परिवर्तन है। यानी कि परिभाषा कई बार फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई है, सेकंड ग्रेड में पूछी गई है, सेकंड ग्रेड में भी एग्जाम में परिभाषा पूछी जा चुकी है। अधिगम क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। यानी व्यवहार में क्या होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन होगा तभी उसको क्या बोला जाएगा? अधिगम बोला जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। क्या है इसकी सही परिभाषा? वुडवर्थ। और क्रो एंड करो की भी है कि अधिगम क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है? अर्जन है। तो ये परिभाषा भी है। एक गेट्स की परिभाषा हो रहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, यानी व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से, अनुभव हुआ है प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या है? अधिगम है। क्या है वो? अधिगम है। और गिलफोर्ड की परिभाषा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। तो ये किसकी है? ये है क्या नाम से? गिलफोर्ड की परिभाषा है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सही आंसर इसका वुडवर्थ। वुडवर्थ की एक परिभाषा हो रही है कि नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। और अधिगम विकास की प्रक्रिया, ये परिभाषा भी किसकी है? वुडवर्थ की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 रखा है सृजनात्मकता से, ऑप्शन 2 रखा है पुनर्बलन और दंड से, ऑप्शन 3 रखा प्रेरणा से, ऑप्शन 4 रखा है इसका निषेध से, ऑप्शन 4 रखा है, ऑप्शन 5 रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है वो किससे संबंधित है? प्रभाव का नियम से मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। प्रभाव का नियम का मतलब ये है कि अगर उसका अनुभव किसी भी चीज़ को लेके, जैसे हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं, यदि उसका जो अनुभव है अच्छा अनुभव है, किसी भी जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ाई और उसको अच्छा अनुभव हुआ, तो उसका जो सीखना होगा क्या होगा? ज़्यादा होगा। सीखना क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा। और उसका अगर अनुभव अच्छा नहीं रहा, यानी दुखद अनुभव रहा, तो सीखना क्या होगा? कम होगा। सीखना क्या होगा? कम होगा। तो हमसे पूछा क्या है कि थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, ये चीज़ें दे रखी है अपन को, सृजनात्मकता, पुनर्बलन, दंड, प्रेरणा और निषेध। तो ये जो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्बलन और दंड से। किससे हो जाएगा? पुनर्बलन और दंड से प्रभाव का नियम। ब आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, बालक में सीखने की क्षमता सबसे अधिक आयु सबसे अधिक क्षमता जो सीखने की जो सबसे अधिक क्षमता है सबसे अधिक किस आयु में होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है किशोरावस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है वृद्धावस्था और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बालक में सीखने की क्षमता सबसे अधिक जो होती है वो होती है बाल्यावस्था में। बा आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा। बा क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, सीखने का परिणाम किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षक की योग्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है बालक की रुचि और प्रयास पर, ऑप्शन 2 दे रखा है पाठ्यक्रम पर, ऑप्शन 3 दे रखा है माता पिता पर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सीखने का जो परिणाम है वो किस पर निर्भर करता है? बालक की रुचि और उसने कितना प्रयास किया है, इस पर निर्भर करता है। शिक्षक की योग्यता, पाठ्यक्रम और माता पिता पर भी कुछ हद तक निर्भर कर सकता है, लेकिन जो ज़्यादा सही आंसर रहेगा वो रहेगा बालक की रुचि और प्रयास पर निर्भर करता है। तो बी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अधिगम के स्तर का निर्धारण किससे किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बुद्धि परीक्षण से, ऑप्शन 2 दे रखा है मापन और मूल्यांकन से, ऑप्शन 3 दे रखा है क्रियाकलाप, ऑप्शन 4 दे रखा है अभ्यास और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अधिगम के स्तर का जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है मापन और मूल्यांकन से। तो बा आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा। बी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत का मुख्य प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है पावलोव, ऑप्शन 2 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 3 दे रखा है बंडूरा, ऑप्शन 4 दे रखा है बुर्नर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्किनर। व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत के मुख्य जो प्रवर्तक है वो है स्किनर। बा आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, सीखने का स्थानांतरण किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है एक परिस्थिति में सीखी गई बात को दूसरी में लागू करना, ऑप्शन 2 दे रखा है किसी ज्ञान को भूल जाना, ऑप्शन 3 दे रखा है सीखने को स्थगित करना, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सीखने का जो स्थानांतरण है, सीखने का स्थानांतरण जो है ये है एक परिस्थिति में सीखी गई बात को दूसरी में लागू करना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। और जो अधिगम या प्रशिक्षण का जो स्थानांतरण हो कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण इसका मतलब ये है कि यदि एक जगह पर प्राप्त किया गया अधिगम दूसरी जगह पर भी सहायता करे तो यह अधिगम कौन सा कहलाएगा? धनात्मक अधिगम कहलाएगा। धनात्मक स्थानांतरण अधिगम कहलाएगा। जैसे साइकिल चलाने के बाद में बाइक चलाने में थोड़ी आसानी रहती है, तो ये कौन सा हो गया? धनात्मक अधिगम हो गया, धनात्मक स्थानांतरण अधिगम हो गया। इसके बाद में एक है नकारात्मक स्थानांतरण अधिगम। स्थानांतरण अधिगम।
जैसे इसमें क्या होता है, एक जगह पर सीखा गया जो ज्ञान हो दूसरी जगह पर बाधा बने, तो वो क्या होगा, वो निषेधात्मक या नकारात्मक अधिगम होगा। इसके बाद में एक है शून्य स्थानांतरण अधिगम। इसके अंदर क्या होता है कि यदि एक जगह पर प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरी जगह पर ना तो सकारात्मक प्रभाव डाले और ना ही नकारात्मक प्रभाव डाले, यानी अधिगम का स्थानांतरण अनुपस्थिति का नाम ही क्या है, अधिगम सीखा है जो हमने उसका स्थानांतरण ही ना हो तो वो क्या है, शून्य स्थानांतरण कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया किसके द्वारा सरल बनाई जा सकती है। ऑप्शन 1 रेखा अभिप्रेरणा के द्वारा, ऑप्शन 2 रेखा दबाव के द्वारा, ऑप्शन 3 रेखा दंड, ऑप्शन 4 रेखा तनाव और ऑप्शन 5 रेखा अनुत्तरित प्रश्न। तो अधिगम की प्रक्रिया किसके द्वारा सरल बनाई जा सकती है, तो अभिप्रेरणा के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। ये आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन 1 रेखा शिक्षक केंद्रित शिक्षण, ऑप्शन 2 रेखा गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन 3 रेखा पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, ऑप्शन 4 केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ना, ऑप्शन 5 रेखा अनुत्तरित प्रश्न। तो अधिगम का जो सबसे प्रभावी तरीका जो है वो है शिक्षक केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित नहीं, सॉरी, गतिविधि आधारित जो है शिक्षण है वो क्या होगा, सबसे प्रभावी तरीका होगा गतिविधि आधारित शिक्षण, या होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित नहीं। तो बा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे जो अधिगम से संबंधित पिछली परीक्षा में पूछे गए 30 प्रश्न हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न है और मैंने इन प्रश्नों के माध्यम से आपको जो भी अधिगम के सिद्धांत है उनको समझाने का प्रयास किया है। यदि आप इन प्रश्नों की PDF वगैरह चाहते हो, नोट्स वगैरह चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। RK विथ एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जाके सर्च कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न और देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। और अगर इन प्रश्नों को भी आप अगर क्रम वाइज यानी जो टॉपिक वाइज जो है ये प्रश्नोत्तरी, तो इसको अगर क्रम से देखना चाहते हो तो रीड साइकोलॉजी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आपसे वहाँ से भी इसको विजिट कर सकते हो। और ऐसे ही प्रश्न देखने तथा और भी जो संबंधित अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर हमारे साथ बने रहें।